वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सुनामी। आज हम खास विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम समय समय पर ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाई साहब मानवता चैनल पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो भारत में निजीकरण और बढ़ती महंगाई पर समाज पर प्रभाव, ये हमारा आज का विषय है। और इस पर हम आज कई एक्सपर्ट लोगों को बुलाए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। बहरहाल उनका हम थोड़ा वेट करते हैं, वो आ भी सकते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ी हुई जो मेहमान है वो मीना पेरियार जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है नेपाल से। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूजा कमल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस चैनल में हम विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय में जो बढ़ती महंगाई का मार है वो भारत के जो बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर में बहुत विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं और ऊपर से कोरोना से भी ज्यादा जो मार है वो महंगाई के ऊपर है, जो हर परिवार और हर आ, गृहस्थ जीवन के ऊपर में इसका प्रभाव सीधा सीधा देखा जा सकता है। तो इस पर हम आज बात करेंगे। मीना जी हमें सुन पा रही हैं? मीना जी हमारे साथ जुड़ते हैं उससे पहले मैं पूजा कमल जी के पास जाना चाहूंगा। पूजा कमल जी, आप एक महिला हैं और आप देखते होंगे कि घर परिवार चलाने के लिए महिलाओं को कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक गृहिणी होने के नाते और एक महिला होने के नाते आपसे चाहूंगा कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो घर परिवार को चलाने वाली महिलाएं होती हैं, तो इस महंगाई को आप किस दृष्टि से देखती हैं? पूजा कमल जी, अपनी आवाज म्यूट करें। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आपका कि आपने जो है इतने अहम मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों का मेरा जय जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। जैसा कि आज जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के समय में। और हमारे जो है देश की ये सबसे बड़ी समस्या है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और जो है इस पे कोई रोकथाम का कोई अभी तक मेरे ख्याल से उपाय नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो है क्या कहते, महंगाई हमारे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो समाज में जिनका क्या कहते रोजगार और बिजनेस वाले लोग हैं वो तो इस चीज को सफर कर ही लेंगे और इसका जो है सामना भी कर रहे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इस परेशानी का सामना नहीं कर पा रहे। जहां तक अभी सवाल आया है कि जो है महंगाई के बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंसान बेरोजगार है, रोजगार मिल नहीं रहा है और महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। और जहां तक सवाल है कि हम मध्यम वर्ग के लोग जो है एक काम करने वाला इंसान है या जॉब करने वाला हो, हम लोग कमाते भी हैं और घर चलाते हैं। आज अगर देखा जाए तो रोटी बनाने वाली गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए का आ रहा है लगभग। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारी शिक्षा में भी जो है देखिए तो हर चीज में वृद्धि हो रही है, हर चीज में महंगाई हो रही है। आज कॉपी किताबें पेंसिल हमारी शिक्षा पे जो है भी इतनी ज्यादा मार है कि एक आम इंसान अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकता है। दूसरी बात कि अभी तक तो ये था कि बहुत सी चीजें थी कि लोग जो है इन चीजों से दूर भी रहते थे, उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अभी क्या है
अब हम देखते हैं कि हमारे खाने पीने वाली चीजों पे, अभी लेटेस्ट की बात है, हमारे खाने पीने वाली चीजों पर भी जो है टैक्स शुरू हो गया। तो ये दिन दूनी रात चौगनी जो महंगाई बढ़ रही है, ये बहुत ही हमारे लिए जो है, हमारे देश के लिए बहुत ही क्या कहेंगे कि वो एक कहावत है ना, महंगाई डायन होती है। तो ये बात सही है कि जो है ये आम इंसान को मारने का काम कर रही है, क्योंकि आम इंसान ही इसको जो है सबसे ज्यादा फेस कर रहा है। क्योंकि वो कमाता है और कमाने के बाद अगर वो ये चाहे कि 2 वक्त की रोटी खाएगा, तो वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे जो है अभी बात आई, क्योंकि महंगाई किसी एक चीज को लेके नहीं हो रही कि नहीं जो है पेट्रोल डीजल ही बढ़ रहा हो, महंगाई हर चीज में बढ़ रही है। आप अगर जो है हमारे ऐसा नहीं है कि हम लोग कमाते हैं और कमाने के साथ घर चलाने के साथ हमारे साथ समस्याएं भी रहती हैं, कि बीमारियां भी लगी रहती, इंसान के स्वास्थ्य को भी देखना पड़ता है। तो आज जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। और अभी क्या कहते हैं, 2019 एक ऐसा समय था हमारे लिए कि वो तो मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं, ऐसा काल था कि उसमें इंसान हर तरीके से परेशान था। एक तो बेरोजगारी, ये तो हमारे महंगाई जो में सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लोगों को अभी रोजगार में नहीं वो मिल रहा है। दूसरी बात, निजीकरण भी इसका बहुत बड़ा जो है एक कारण हम कहेंगे कि निजीकरण का भी जो मुद्दा है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट क्या कहते रोजगार देती थी, उसके तहत हम लोग अपना जो है मतलब लोग भरण पोषण करते थे, जो वो चीजें जो है नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार हमें मिल नहीं रहा, हम प्राइवेट नौकरियां ढूंढ रहे, और प्राइवेट नौकरियों में चलते हुए क्या हम इस महंगाई का सामना कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम प्राइवेट जॉब के साथ हम इस महंगाई को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो है ये इस तरीके से हम यही कहेंगे कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और रुपया दिन पे दिन उसकी कीमत कम होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम अगर किसी भी क्षेत्र से देखें, आकलन करें इसका, तो महंगाई हमारे हर तरीके से, रोटी कपड़ा मकान इंसान की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो जब हमारी छोटी छोटी चीजें इतनी महंगी हो रही हैं, एक आम इंसान अगर देखा जाए तो 400 रुपए से लेके 500 रुपए दिहाड़ी करता है। और उस दिहाड़ी में ये सोचिए कि आज कड़वा तेल इतना महंगा हो रहा है, मसाले इतने महंगे हो रहे हैं, जो हमारी दैनिक जरूरतें होती हैं उन सभी चीजों पे इतनी महंगाई आ रही है। तो मुझे लगता है एक आम इंसान तो जो है नहीं सरवाइव कर पाएगा। और ऊपर से हमारे देश में एक इतनी बड़ी महामारी आई, उसके तहत हम सोचें कि जब हमारे पास कोई ऐसी समस्या आ जाएंगी तो हम उन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। तो इसलिए जो है ये महंगाई बहुत ज्यादा जो है हमारे आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतमय है। और इसको कम करने के लिए हमें कोई ना कोई जो है उपाय सोचने हैं। हमें रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा, और हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए, कि इसके लिए क्या उपाय हो। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन उतने ही हैं, पर्याप्त हैं। हमारे पास जमीन उतनी ही है, लेकिन हमारे पास संसाधन सोर्सेस की कमी हो रही है, जिसके कारण हम इन सब चीजों का सामना कर रहे हैं। तो सर बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं इस मुद्दे पे अपने विचार रख पाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी थैंक यू। जी पूजा जी, बहुत ज्वलंत मुद्दों को आपने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। हम आपके पास और लौटेंगे और आपके घर में जो युवा बच्चे हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं इससे पहले कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहां से जुड़ी हुई हमारी जो बहन है मीना पेरियार जी, उनके पास में हम लौटना चाहेंगे, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और भारत देश से काफी
नेपाल राज्य का जो साधन संसाधन है और वहाँ का जो जो व्यापार व्यवसाय है उसका एक बहुत बड़ा महत्व भी है। तो नेपाल राज्य में जो निजीकरण और जो बढ़ती महंगाई है, इस संदर्भ में मैं मीना जी से चाहूंगा कि उसको आप भारत के परिप्रेक्ष्य में और नेपाल के दृष्टि में कितना अंतर पाते हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी इस विषय पर, जैसा कि पूजा जी ने अपनी बात रखी है, एक महिला होने के नाते बढ़ती महंगाई पर घर परिवार को चलाना कितना दुश्वार है, इस संदर्भ में आप अपने विचार साझे करें। मीना प्रिया जी, अपनी आवाज म्यूट करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मानवता टीवी चैनल में आप लोग जोड़ते हैं और अपने बातें रखने का ये अवसर देते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अब हम विषय पर ही चर्चा करेंगे। अभी ये बढ़ती जो महंगाई है उससे नेपाल भी अछूत नहीं है। नेपाल में भी वो महंगाई का असर पड़ रहा है, क्योंकि सारी चीजें हमारी जो दैनिक रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हमारे भारत से ही आती है और कुछ चीजें चाइना से हम लोग निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। नेपाल में कुछ ही चीजें हैं जो हम लोग निर्यात करते हैं दूसरे देश में। बहुत सारी चीजें हम लोग रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें आयात ही करते हैं, इसलिए भारत की महंगाई से हम लोग अछूत नहीं है। भारत की महंगाई से हम लोग भी दबे हुए हैं। अभी जो बढ़ती महंगाई में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है अथवा अर्थात कुछ करने की चाह नहीं रख रही है, वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है। पूजा जी ने रखा, उससे हम सहमत भी हैं। एक जो गरीब परिवार है, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार है, या अभी जो महंगाई है इसके चपेटे में आकर जिंदगी कठिन हो गई है, कठिन सी हो गई है। अब इसमें सरकार का अभी तक कोई भी पहल नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा ये महंगाई के साथ साथ में निजीकरण की बात कर रही हूँ। नेपाल में हालांकि जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, नेपाल का संविधान 2072 सन विक्रम संवत 2072 में निर्माण हुआ जो संविधान है, उस संविधान में फंडामेंटल राइट में ही एजुकेशन की बात, फंडामेंटल राइट में ही हेल्थ की बात, यानी कि मानव अधिकार की, आधारभूत मानव अधिकार की बात फंडामेंटल राइट में ही लिखी हुई है। यानी कि वो लिखा हुआ खाली है, उसको प्रयोग करने के लिए, उसको कार्यान्वयन करने के लिए सरकार के पास कोई तरकीब नहीं है। जैसे नेपाल में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य की बात मैं करती हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल है जो निजीकरण है। वो सरकार की तरफ से उसमें कुछ सहूलियत दी गई थी। 2 साल पहले कुछ सहूलियत दी गई थी। अभी वो सहूलियत भी सरकार जो घोषणा किया हुआ है सहूलियत, जैसे बीमा था और जो 70 साल से बूढ़े लोगों के लिए कुछ छूट थी, वो छूट भी इस साल से हटा दी गई है। और स्कूल की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कूल निजीकरण है। निजीकरण ही बहुत सारी स्कूल यहाँ संचालन है। सरकारी स्कूल में जो क्वालिटी मिलती है वो निजी स्कूल से कम क्वालिटी मिलती है। सरकार के जैसे अभी नेपाल सरकार ने एक नियम बनाया है, एक पॉलिसी बनाई है कि 50 स्टूडेंट इच 1 टीचर, लेकिन यहाँ पर तो 150-200 स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह की अगर पढ़ाई हो तो वहाँ गुण स्तर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो थोड़े ऊंचे खानदान के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो लोग निजी स्कूल में ही पढ़ाते, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीब लोग हैं तो वो निजी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। तो इससे क्या होता है कि नेपाल का जो लोक सेवा है, जो
नौकरी है, नौकरी का वैकेंसी में वो लोग बराबर साझेदारी नहीं कर पाते, दौड़ नहीं पाते। तो इस तरीके का विभेद में नेपाल की जनता भी जी रहे हैं। तो इसको सरकार के तरफ से अभी यहाँ महंगाई के लिए आम नागरिकों की तरफ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ पर युवा लोग, कुछ राजनीति दल में आबद्ध हुए युवा लोग और कुछ सोशल वर्क करते हुए युवा लोग अभी यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है वो लोग ने कि महंगाई कम करो और जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको सरकारीकरण करो, निजीकरण को कम करो, सरकारीकरण करो और जो जनता है आपके तो उसको सुविधा दो। इस तरह की आंदोलन का जिहाद छिड़ा हुआ है। अब आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अभी 3-4 महीने बाद हम लोगों का प्रोविंस लेवल का यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। तब ये इलेक्शन को लेकर अगर जो पार्टी अभी महंगाई और ये निजीकरण की सवाल को लेकर जो पार्टी आगे जाएगी वही पार्टी अपना सरकार बनाएगी। इस तरीके का यहाँ पर अभी आंदोलन चल रहा है, ये आप लोगों को हम जानकारी कराना चाहते। अभी तो इतना ही कहना चाहेंगे, फिर छलफल में फिर से सहभागी होंगे और कुछ बात भी रखेंगे। अभी इस समय के लिए धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया मीना जी। भारत की परिदृश्य में और नेपाल के परिदृश्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसको हमारे सामने रखने की कोशिश कर रही थी मीना जी। उनके पास हम फिर से दोबारा लौटेंगे। बहुत शुक्रिया मीना जी। मैं पूजा कमल जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। पूजा जी, आपके यहाँ बच्चे हैं, जो युवा जनरेशन है वो इस महंगाई को किस दृष्टि से देखते हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो इस प्लेटफॉर्म में आए और अपनी बात रखें और इस बढ़ती महंगाई के संदर्भ में उनकी क्या सोच है। अपना नाम बताएं बेटा। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मेरा नाम शिवानी कमल जी। मैं बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। हाँ, भारत में बढ़ती महंगाई को जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो किस दृष्टि से देखते हैं, क्या सोच रखते हैं आप लोग इस महंगाई को लेकर? सर हम अभी पहली बार बोला तो हमको ज्यादा तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन नहीं, जो आपके दिमाग में है वो आराम से आप इसमें बात रख सकती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने लिखने की फीस को लेकर, किताबें पेंसिल को लेकर, कपड़े पहनने के ड्रेस को लेकर, खाने पीने की सब्जी, तेल, दूध या जितने भी जो सामग्रियां हैं इसको लेकर जो आपके पॉकेट मनी दी जाती है और उसमें आप अपने खर्च को कैसे वहन करते हैं इस महंगाई पे? आज के समय में जो हमारे ख्याल से आज के समय में जो महंगाई बढ़ रही है वो बढ़ती जनसंख्या के कारण है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास उतने संसाधन और मतलब उतनी वो चीजें नहीं है जो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। उनकी लगातार मांगे बढ़ती जा रही है लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो रही है और मतलब सामग्री तो उतनी ही है जितनी की, तो उसी हिसाब से वो मतलब बढ़ते हुए उसमें हमें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही जगह है, उतनी ही खेती होगी, उतना ही सब कुछ होगा। तो उसी हिसाब से जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पढ़ाई लिखाई को लेके, क्योंकि सारा संसाधन उतना है, कॉपी किताबों को लेके उतनी ही उपज होगी, उतनी ही हम अपने हिसाब से कर पाएंगे। लेकिन जनसंख्या पढ़ने लिखने से लेके काम के लिए, हर चीज के लिए उन्हें अपने उसी स्तर पे मतलब करना चाहिए। सॉरी, वो क्या कहते हैं कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है ना, लेकिन हमें उतनी चीजें नहीं पर्याप्त मिल रही है, इसी कारण से वो महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर आवाज म्यूट करें जी। आज के समय में खेती ही नहीं है, हर जगह कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। जब खेती नहीं होगी तो चीजों की उपज नहीं होगी। जब चीजों की उपज नहीं होगी तो हम तक कैसे पहुंचेगा? जब कुछ उपज होगी तभी तो हम तक पहुंचेगी। जब चीजों की मतलब कमताई होगी तो कैसे? जनसंख्या तो उतनी है, खाना सबको है, सबको अपना परिवार चलाना है, सबको चलाना है। और आज के समय में हमें लगता है कोई जब सरकारी नौकरी वाले अपना घर नहीं चला पा रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी वाले क्या करेंगे? क्योंकि
12 घंटे की नौकरी कभी 18 घंटे भी हो जाती है, कभी कभी 24 घंटे, उतनी ही सैलरी। क्या उस हिसाब से हम लोग अपना खर्चा चला सकते हैं? मान भी लिया कि हमने अपना जैसे तैसे कर लिया, क्या आने वाली पीढ़ी उस पे जी पाएगी? हमारा बस सर इतना ही कहना है, क्योंकि मैं अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया बेटे, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को आपने हमारे पास रखने की कोशिश किया है। मैं कमल जी से, पूजा जी के पास में चाहूंगा कि वो इसके समाधान के तौर पर एक तरफ जनसंख्या तो बहुत विस्फोटक हो चुका है, पूरी विश्व की जनसंख्या को हमारा देश पीछे छोड़ने की कगार पे आ चुका है। तो इस पर हम जितने भी जो परिवार है, भारत देश का एक एक नागरिक को सोचने की जरूरत है, और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। हालांकि सरकार के बस के ऊपर में तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। इस विषय पर हम जनसंख्या पर बाद में बात करेंगे, किसी दिन हम इस विषय पर रखेंगे। लेकिन जनसंख्या तो ठीक है, लेकिन इसका बहुत प्रभाव है समाज के ऊपर में, क्योंकि मांग और पूर्ति की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास अगर संसाधन कम होंगे और मांग ज्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ती है, ये उसका नियम भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस संदर्भ में एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो समाज के जो लोग हैं, उनका क्या नैतिक दायित्व है ऐसे विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए और जूझने के लिए। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी अगर हम छोड़ते हैं कि महंगाई का नियंत्रण सरकार के ऊपर ही है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जो किसान जितने भी उत्पादन करते हैं, चाहे वो प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, लेकिन इसका जो मूल्य का निर्धारण है वो व्यापारियों के पास है, सरकारों के पास है, किसानों के पास नहीं। तो ये जो अंतर है, ये भी एक हमारे किसानों के लिए, जो उत्पादन करता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इस पर चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें दोबारा। पूजा कमल जी, अपनी आवाज म्यूट करें। जी जी सर, पुनः मैं सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद बोलती हूँ। जो आज का ये ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, इसमें मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानकारी रखती हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि हम जो आज के समय में बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण तो अभी जनसंख्या वृद्धि जो बताई गई है वो तो है ही है, लेकिन सरकार को और ये हमारे हर इंसान को समझना चाहिए कि हमें जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पहले के समय में हम 4 बच्चे पैदा करते थे और उनका पालन पोषण कर लेते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी महंगाई नहीं थी और सोर्स थे। लेकिन आज क्या है कि आज हमें एक बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए काफी सफर करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि उसकी बेटर शिक्षा हो और वो समाज में एक अपनी अच्छी पहचान बनाए, और इन सब चीजों को लेके जो है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, जिसके लिए सरकार ने अभी कुछ अहम जो है फैसले भी लिए हैं, लेकिन अभी वो चीजें नहीं लागू हुई कि 2 बच्चे जो है जरूर, जिनको 2 बच्चे जिनके पास होंगे उन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेटाइजेशन, जो एक हद तक बहुत बड़ी जो है रोक है, क्योंकि इससे क्या है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो हमारे सरकारी संसाधन थे उन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश की ये केवल हमारी ही समस्या नहीं, ये हमारा देश भी इससे सफर कर रहा है। तो इसके लिए जो क्या कहते हैं, जैसे कृषि पे है, कृषि पे हमें जो है उसके उत्पादन क्षमता को लेके इस पे सरकार को अहम जो है नियम बनाने चाहिए कि हाँ इसको कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी बात कि आज का जो युवा जो है वर्ग बेरोजगार है,
उस बेरोजगारी को जो है खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि जो चीज अभी इसको प्राइवेटाइजेशन के रूप में हम देख रहे, तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक क्या कहते हैं उच्च वर्ग का इंसान, उच्च वर्ग जो मुझे लगता है पूजा जी का नेटवर्क हमसे कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। तब उनसे जुड़ने से पहले मैं, पूजा जी आवाज आ रही है? मेघराज जी कुछ कहना चाहें बढ़ती महंगाई और निजीकरण पर? जी दरअसल क्या है ना, निजीकरण पब्लिक की कमजोरी की वजह से हुआ। अगर पब्लिक कमजोर ना होती तो ये इन शैतानों की बस की बात नहीं है जो निजीकरण कर देंगे। जब इन लोगों को मतलब जब डाकुओं को, चोरों को और जो मतलब ठग लोग हैं उनको वोट देकर भेजेंगे वहां पर है, तो अपनी ठगी के अपने जेब भरेंगे अपनी ठगी करने के लिए। लेकिन निजीकरण को हम एक ही झटके में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसा प्लान है, निजीकरण को भी, इनको इस सिस्टम को, सारे सिस्टम को एक ही झटके में ठीक कर सकते हैं। हमारे प्लान से 5,000 लोगों को हर स्टेट में नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिलेगा। तो ये जो निजीकरण चल रहा है ना, ये पब्लिक की कमजोरी की वजह से चला है। पब्लिक अगर डंडा लेकर खड़ी होगी ना, तो 50,000 अगर आज भी डंडा लेकर निकलते हैं ना इसको रोड के ऊपर, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि निजीकरण करेगा और कुछ भी कर सकता है। तो ये आने वाले वक्त में पब्लिक ने देखना है कि बहुत सारे कह रहे हैं कि इसमें भारत में हालात ऐसे बनने वाले, जैसे श्रीलंका में हुए थे, तो श्रीलंका वालों ने संभाल लिया उसको, लेकिन अगर भारत में ऐसे हालात बनते हैं तो उसको संभालेगा कौन, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन अगर निजीकरण का इसको रोकना चाहते हैं तो पब्लिक के हाथ में, पब्लिक की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर 1 लाख आदमी मारे ना किसी को भी, मतलब किसी के ऊपर हाथ ना उठाए, सिर्फ इसके खिलाफ ही आवाज उठा दे, डंडा लेकर निकले रोड के ऊपर, तो किसी का बाप की हिम्मत नहीं है निजीकरण किसी का प्रोटेक्ट करना। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। मीना जी के पास हम फिर से लौटना चाहेंगे। मीना जी स्क्रीन पे आए। हेलो हेलो मीना जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। मीना जी, जैसा कि पूजा जी ने अपनी विचार रखे, मेघराज जी ने अपनी बात रखी और पूजा कमल जी के यहाँ से एक बिटिया ने भी अपनी बात रखी, तो इस परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या तो एक बड़ी समस्या है ही है किसी भी देश के लिए, लेकिन जिस ढंग से इस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार भी काफी जिम्मेवार होती है और आम जनता उस महंगाई के ऊपर में लाचार नजर आती है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जिस ढंग से अभी मेघराज जी ने और सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, उस संदर्भ में आप दोबारा अपनी बात रखें। जी, मैं मेघराज जी की बातों से सहमत तो हूँ, लेकिन बात क्या है कि आम जनता अगर जानती हो कि ये चुहावट कहाँ से होती है, यानी कि भ्रष्टाचार कहाँ से होता है, अगर आम जनता को ये पता हो तो वो जरूर से लाठी लेके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि जो जनता है, आम जनता है, वो जनता ये जानती ही नहीं है कि किस चीज पर पाबंदी करे तो महंगाई कम हो सकती है। जैसे अभी 2-3 साल पहले की बात है, नेपाल में विद्युत की कटौती बहुत होती थी, तो यहाँ पर कुलमान घिसिंग नाम के एक पदाधिकारी रखा गया मंत्रालय में। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश नेपाल में विद्युत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, वो चुहावट ज्यादा हो रही है, उसकी चोरी ज्यादा हो रही है। अगर चोरी अगर रोकी जाए तो निश्चित रूप में विद्युत जो है हम लोगों को, सब लोग को पहुंच के भी हम लोग बाहर भेज सकते हैं। इस तरीके का उनने प्लान पेश किया और
आज हमारे यहाँ विद्युत की कटौती बहुत कम हो रही थी, कुछ महीने पहले से फिर से वैसे ही कटौती होने लगी है। इसलिए जनता यहाँ तक जागरूक नहीं है, यहाँ तक जानकार नहीं है कि कहाँ पर चुहावट है। अगर जनता हर बात अगर जानती हो तो वो निश्चित रूप में लट्ठी लेके खड़ी होगी। अगर जब तक जनता परिवर्तन करने के लिए नहीं आगे आएगी तो सरकार खाली नहीं करेगा, क्योंकि सरकार के सारे लोग क्या है कि कोई न कोई बदमाशी में वो लोग लगे हुए हैं। तो एक की बदमाशी खुलते ही दूसरे की बदमाशी खुलती है। इसलिए सरकार नहीं चाहता है ये एक दूसरे की कमी पूरी करने के लिए। इसके लिए जनता को ही सजग होना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। तो हम क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है अभी कि सरकार ने नेपाल के संविधान में लिखा हुआ है कि आम नागरिकों का फंडामेंटल राइट ये है, तो ये फंडामेंटल राइट हम पूरा करेंगे। इसलिए ज्यादा जिम्मेवार सरकार ही है, साथ साथ में आम जनता भी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको पता चलना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए। इसलिए अब जैसे मीडिया के लोग हुए, आम सामाजिक कार्यकर्ता हुए, ये लोग को अपना अभियान संचालन करना चाहिए, जनता को जागरूक बनाना चाहिए, जनता को जानकारी देना चाहिए। अगर ये जानकारी हो तो निश्चित रूप में जनता के ही हाथ में ये परिवर्तन संभव है। जी। जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, बी द पीपुल फॉर बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन में और संविधान में सर्वोच्च जनता होती है। लेकिन जब जनता के वोट से सरकार में चुनकर बैठ जाने के बाद यही शासन में, प्रशासन में बैठे हुए लोग जनता की भलाई और उसके दुख दर्द को सोचने के बजाय भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और जैसा कि मीना जी ने कहा कि जनता को ही जागरूक होना चाहिए, और जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी तो सरकार में बैठे हुए ऐसे जो नुमाइंदे हैं, जिनको जनता से कोई, जनता का समस्या से कोई लेना देना नहीं है और इस बढ़ती महंगाई के बारे में उनको कोई सूद नहीं है, तो जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने की क्षमता आम जनता को है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जो समय है वो व्यवस्था परिवर्तन करने का, वोट देने का अधिकार है। और इस वोट देने की क्षमता से सरकार में जो बैठे हुए हैं नुमाइंदे हैं, वो जनता की भलाई के लिए अगर काम नहीं कर सकते तो उनको कुर्सी छोड़ने का भी प्रावधान जनता के पास है। तो मैं इस संदर्भ में पूजा कमल जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। पूजा कमल जी, कि जनता सर्वोपरि है लेकिन जनता जागरूक नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जैसा कि अभी जो है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि मुझे पुनः बोलने का मौका दिया। जो अभी आपने पूछा था तो मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो बार बार मैं जो है डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। जी, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, जो उपाय आप पूछ रहे थे तो उनपे मैं कहूंगी कि इस उपाय में फिर मैं इस बात पे बोलूंगी कि इसमें जो है हमारा सरकार की तरफ से जो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कमल जी का फिर से नेटवर्क में प्रॉब्लम। जी हाँ, अपनी बात रखिए। जो है कट रहा, तो परिवार नियोजन की योजना को, इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए सरकार, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए, सरकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना करनी चाहिए, जो कि आज के समय में हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं खत्म किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आज बिजली की खपत हो रही है, इसके लिए भी जो है जनता और सरकार को, दोनों को मिलकर जो है इस काम में सहयोग करना
मुझे लगता है कमल जी का संपर्क फिर से हमारे से टूट गया है। मीना जी हमें सुन पा रही हैं तो आप दोबारा हमारे साथ जुड़ें। जी जी पूजा जी अपनी बात रखें, पूरी करें। और जैसे कि हमारे यहाँ कारखानों में जो मजदूर हैं, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें, हमारी सरकार को और जो है जनता को, दोनों को अहम जो है कदम उठाने चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। तो जो है इस बात को जो है मैं यही कहूंगी कि जो है आज ये महंगाई एक समस्या बनी हुई है, इसमें सबसे बड़ा कारण जो आज है वो प्राइवेटाइजेशन जो है दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे पास जो सरकारी संसाधन थे उनको खत्म करके हम कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रहे हैं, और वो जी जैसा कि पूजा कमल जी ने कहा कि पूंजीपति के हाथों में ये जो निजीकरण किया जा रहा है, ये भारत के आम नागरिक और आम समाज के ऊपर में बहुत ही इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। और यही कारण है कि आज निजीकरण और ये जो बढ़ती महंगाई का जो प्रभाव है वो समाज के ऊपर में बहुत चरमोत्कर्ष पर है। चाहे वो खाद्यान्न के मामले हो, चाहे वो ईंधन का मामला हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो दैनिक उपयोग की चीजों का मामला हो। मैं मीना जी के पास फिर से चाहूंगा कि मीना जी स्क्रीन पे आए, हमें अगर सुन पा रहे हैं तो। हेलो मीना जी, जैसा कि कमल जी ने अभी कहा कि आ, जो बढ़ती महंगाई हो उसको अंकुश लाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो जिस ढंग से महंगाई आज चरम सीमा पर है, और भारत हो चाहे नेपाल हो, किसी भी राज्य की सरकारें इस पर गंभीर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही बात है। सरकार गंभीर नहीं है। सरकार जो प्रतिबद्धता करती है, जो कानून बनाती है, उसको कार्यान्वयन करने के लिए सरकार की जिंदा दिली नहीं है। मैं भाटिया सर की भाषा में बात कर रही हूँ। जिंदा दिली सरकार में नहीं है, क्योंकि सरकार चाहता ही नहीं है कि परिवर्तन हो या जनता जागरूक हो या देश में विकास हो, ये चाहता नहीं है। ये लाचारीपन के कारण देश में इस तरह की अभी कमी आई है। अब देश तो इतने दलदल में घुस गया है कि महंगाई एक तरफ है और दूसरी तरफ आय नहीं है, इनकम नहीं है। आप दूसरे देश में जाके काम करते हैं, नेपाल के लोग, उस देश में जाने के लिए अभी वीसा नहीं लग रहा है। फिर से कोरोना का कहर फिर से बढ़ता आ रहा है। तो इस कारण देश में बहुत सारी समस्याएं से घिरा हुआ देश है। लेकिन यहाँ नेपाल में तो अभी ऐसी समस्या है कि सरकार खाली फेरबदल में ही अपना वक्त जाया कर रही है। किसको सीट मिलना चाहिए, कितना सीट मिलना चाहिए, बस उसी में ही जाया कर रही है। तो अब देखिए, अभी चुनाव आ रहा है कुछ कुछ जगह में। तो अभी ये लोकल जो इलेक्शन हुआ हम लोगों का, इसमें तो बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की यहाँ पर राजनीति दलीय व्यवस्था है। यहाँ पर दलीय व्यवस्था है। दल यहाँ विभिन्न राजनीति दल के लोग यहाँ निर्वाचन में भाग लिए हुए हैं। 60 साल 70 साल पुराना पार्टी का उम्मीदवार को हरा के यहाँ पर स्वतंत्र उम्मीदवार अभी जीते हुए हैं। बहुत सारी जगह पर इस तरीके का परिवर्तन हुआ है। आप काठमांडू में ही देखे हुए होंगे। काठमांडू में एक बलेन साहा जो स्वतंत्र युवक थे, उनकी जीत हुई है काठमांडू नगर पालिका में, उप महानगर पालिका में। तो इस तरह का परिवर्तन तो निश्चित रूप से शुरू हुआ है। जनता ने कुछ परिवर्तन तो किया हुआ है, लेकिन अब हम चाहते हैं जो प्रदेश का और जो संघ का अभी निर्वाचन होने वाला है, इस निर्वाचन में भी जनता लोग जब अपने हाथ में आए पलड़ा, तो उस समय भारी करना चाहिए। जो राजनीति दल का ये गरीबी हटाने का, परिवर्तन करने का एजेंडा नहीं है, उस दल को हरा के
जो काम करने वाले राजनीतिक दल है या स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, उनको जिताकर अपना पल्ला भारी बनाने का अवसर आ रहा है। अब 3-4 महीने बाद यहाँ पर निर्वाचन होगा, तो इसलिए हम आम जनता जो ये मानवता टीवी चैनल जो देख रहे हैं, जो नेपाल के हैं, जो विभिन्न देश में रहकर काम कर रहे हैं, उन लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगी, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस वक्त आपको चुनने का अधिकार है, तो आपके लिए जो काम करे उसको चुनिए, जो आपके लिए काम करे उसको आप जिताइए, जब जाके परिवर्तन होगा। अगर हम फिर भी ये दलीय व्यवस्था जो नेपाल में है, दलीय व्यवस्था के दल में हम लोग फंसेंगे, तो हम लोगों का उद्धार नहीं होने वाला है। जी मीना जी, मैं जिस ढंग से आपके जो बेरोजगार युवक और युवतियां हैं नेपाल राज्य में, जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनके ऊपर में इस महंगाई का बोझ जो इतना पड़ा है, इसको वहाँ की जो बहुसंख्यक समाज है वो किस नजरिए से देखता है, उनके ऊपर में क्या क्रांति प्रतिक्रांति की विचारधारा चल रही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैंने इससे पहले भी कुछ बातें कही है। अभी जो नेपाल में ईंधन में जो पेट्रोल डीजल तेल में जो महंगाई बढ़ी हुई थी, तो कुछ युवा लोग उसके विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी महंगाई एकदम ज्यादा हो रही है, इसके लिए और जो अभी टैक्स है नेपाल का, वो टैक्स वृद्धि जो हो रहा है, उसके लिए कुछ युवा को अभी रास्ते में है, सड़क में है, आंदोलन की शुरुआत हो रही है नेपाल में। अब देखिए, चुनाव तक बहुत सारे आंदोलन होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक दल का अपना एजेंडा, अभी ये आप लोगों को मालूम होगा, मीडिया में आप लोग ने देखा होगा, अभी हाल ही में नागरिकता विधेयक हमारे वहां पास हुआ है। नागरिकता विधेयक में जैसे कि आपके भारत में ही है, अगर दूसरे देश से महिला शादी करके आती है तो उनको उसी वक्त वहां का उम्मीदवार नहीं माना जाता है। आई थिंक 3-4 साल 5 साल कुछ है वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ अभी विधेयक ऐसा पास हुआ है कि शादी करने के दूसरे दिन ही नेपाल का नागरिक बना सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं। इस तरह का हमारे यहाँ अभी बिल पास हुआ है, हाल ही में 1-2 दिन ही हुए हैं। तो इसमें भी युवा यहाँ के अभी आंदोलन पर उतर रहे हैं, अभी सड़क पे ही है, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। जो विभिन्न वर्ग की महिलाएं हैं, जो विभिन्न वर्ग का परिवार है, उसके ऊपर तो आर्थिक बोझ एकदम ज्यादा हो गया है। इसके लिए बहुत सारी समस्या नेपाल में है। देखिए सरकार इसको कैसे संबोधन करती है और आम नागरिक इसको कैसे झेलता है, अब ये आगे आने वाला कल ही बताएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी। आज के इस सेशन में बहुत सारे विचारधारा की बातें, ज्वलंत मुद्दे की बातें हमारे एक्सपर्ट लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मीना जी से चाहूंगा कि इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो आज हमारे पास जो टिप्पणियां आई है, उसको एक संक्षिप्त सारांश के रूप में इस बढ़ती महंगाई को विभिन्न देशों में जो जूझ रहे लोग हैं, चाहे भारत हो नेपाल हो, वहाँ की जो जनता का दायित्व क्या है, इस पर अपनी बात रखें संक्षिप्त में, और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। जी धन्यवाद जगदीश सर। अब ये अंतिम में सारांश में भी आपने बात रखने का ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आभारी है। अभी अंतिम में हम क्या कहना चाहते हैं, जनता तो जिम्मेदार है ही, जनता को भी अपना कदम उठाना चाहिए। अभी उन लोगों के पास मौका आया हुआ है, अभी ये निर्वाचन जो होगा उसमें उसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को जो काम करेगा, जो जनता के हित में रहकर काम करेगा, जो जनता का फंडामेंटल राइट उसको पूरा करेगा, वही उम्मीदवार को जिताएं। ये जनता अपना अधिकार प्रयोग करे, और सरकार को भी ये गंभीर होकर सोचना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश श्रीलंका ना बन जाए।
इस दलदल में न जाए। इस तरह की महंगाई बढ़ती गई और रोजगारी कम होती गई और जनसंख्या बढ़ता गया तो हम लोग फिर श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। तो इसमें सरकार का भी गंभीर ध्यान होना चाहिए। सरकार को भी इसके लिए कुछ संबोधन करना चाहिए, इसके लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसी तरह की महंगाई बढ़ती गई तो हमारा देश बहुत बड़े दलदल में जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए, इसके बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आम जनता और सरकार दोनों को ही जिम्मेवार होना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मीना जी। आप हमारे पड़ोसी राज्य के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक चिंतक हैं, लेखक भी हैं। बहुत शुक्रिया। जिस ढंग से आज की जो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बातें छन के आई है वो सरकार को चिताने वाली बात है, क्योंकि जनता के वोट से सरकार चुनी जाती है और सरकार बनने के बाद में जनता को नगण्य रूप से समझना और उनके दुख दर्द और उनकी तकलीफों को नजरअंदाज करना किसी न किसी राज्य की सरकार के लिए वो काफी चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की चाहे नेपाल राज्य के प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका पारिवारिक जीवन, इन सभी चीजों के ऊपर में सरकार को बहुत संजीदा से तालमेल बिठा करके आम जनता की सोच को परिवर्तन करके उस जनता जो चाहती है उसी अनुरूप में सरकार को खुशहाल रखने की दायित्व बनता है। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बढ़ती महंगाई के संदर्भ में और निजीकरण के संदर्भ में जो लोगों ने अपनी बात रखी है वो निजी राय है और वो एक विचार मंथन की बात है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे जो मेहमान हैं मीना पेरियार जी का धन्यवाद करता हूँ, पूजा कमल जी का, और हमारी जो छोटी बिटिया जुड़ी तो उनका, मेघराज जी का, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का और जसबीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को जो हमारा 45 मिनट तक का जो डिस्कस चला है, इस संदर्भ में हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस ज्वलंत मुद्दे की प्रतिक्रिया पर हमें अपनी राय दें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सत श्री अकाल। जय भीम, जोहार।